हेलो। और इस खास एक्सप्लेनर में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसी चर्चा शुरू करने वाले हैं जो परीक्षा की तैयारी के दृष्टिकोण से बिल्कुल गेम चेंजर साबित होने वाली है। आज हम भारत के औद्योगिक भूगोल और उसके आर्थिक विकास को बिल्कुल नींव से लेकर भविष्य तक डिकोड करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। फटाफट देख लेते हैं कि आज का हमारा रोड मैप क्या है। हम एकदम बेसिक से शुरू करेंगे, यानी उद्योगों के वर्गीकरण से। फिर समझेंगे कि कोई इंडस्ट्री किसी खास लोकेशन पर ही क्यों होती है, प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र कौन से हैं, 1991 की उस ऐतिहासिक नीति पर बात करेंगे और अंत में आज के सबसे चर्चित विषय मेक इन इंडिया को समझेंगे। ये एक ऐसा फुल प्रूफ तरीका है जिससे आपको पूरी पिक्चर दिमाग में एकदम छप जाएगी। तो चलिए अपने पहले और सबसे बुनियादी टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, उद्योगों का वर्गीकरण, यानी इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स। आप देखिए, किसी भी उद्योग का बेसिक काम क्या है? कच्चे माल को एक वैल्यूएबल तैयार माल में बदलना, है ना? लेकिन परीक्षा के लिए इनका इस सख्त वर्गीकरण याद रखना बहुत काम आता है। जैसे कच्चे माल के आधार पर कृषि और खनिज उद्योग अलग अलग होते हैं, या फिर स्वामित्व के आधार पर सार्वजनिक और निजी क्षेत्र। अब अमूल का ही उदाहरण ले लीजिए। ये एक कोऑपरेटिव यानी सहकारी उद्योग का कितना बेहतरीन उदाहरण है, जहां कच्चे माल के उत्पादक ही उद्योग चलाते हैं। इस टॉपिक में जो सबसे दिलचस्प बात निकल कर आती है वो है आधारभूत उद्योग, यानी बेसिक इंडस्ट्रीज का कॉन्सेप्ट। जैसे कि लोहा और इस्पात उद्योग, इसे फीडर इंडस्ट्री भी कहा जाता है, और वो इसलिए क्योंकि इसके बिना बाकी कोई भी कंज्यूमर इंडस्ट्री चल ही नहीं सकती। ये सच में बाकी सभी उद्योगों की रीढ़ की हड्डी है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, औद्योगिक अवस्थिति के कारक। आखिर कोई इंडस्ट्री एक खास जगह पर ही क्यों स्थापित की जाती है? क्या आपने कभी सोचा है कि सारे भारी इस्पात संयंत्र यानी स्टील प्लांट्स छोटा नागपुर क्षेत्र के आसपास ही क्यों केंद्रित हैं, कहीं और क्यों नहीं? ये सिर्फ एक साधारण सा सवाल नहीं है, बल्कि ये अमूर्त उद्योग और वास्तविक दुनिया के भूगोल के बीच का एक बहुत बड़ा कनेक्शन है। इसका जवाब बहुत ही सीधा है, लागत। आर्थिक रूप से देखें तो उद्योग वही लगाए जाते हैं जहां प्रोडक्शन और ट्रांसपोर्ट का खर्च सबसे कम हो, और इसके लिए सिर्फ जमीन या पानी नहीं, बल्कि भौगोलिक संसाधनों और सरकारी समर्थन का एकदम सही मिक्सचर चाहिए होता है। छोटा नागपुर में कोयला, लौह अयस्क जैसे भारी कच्चे माल और सस्ते श्रम की जो प्रचुरता है, वही इस आदर्श मिक्सचर को तैयार करती है। तो चलिए इसी लॉजिक को आगे बढ़ाते हुए अपने तीसरे टॉपिक की तरफ चलते हैं, भारत के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र। अभी हमने जिन लोकेशन फैक्टर्स की बात की, उन्हीं ऐतिहासिक कारणों से भारत में मुख्य रूप से ये 8 प्रमुख औद्योगिक प्रदेश उभरे हैं, मुंबई पुणे से लेकर कोल्लम तिरुवनंतपुरम तक। आपको ये ध्यान रखना है कि कारखानों और बुनियादी ढांचे के ये विशिष्ट भौगोलिक समूह ही हमारे देश के कुल आर्थिक उत्पादन का एक बहुत बड़ा हिस्सा चलाते हैं। एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये हिस्सा बहुत ही हाई यील्ड है। अक्सर इन क्षेत्रों की जोड़ियों के बारे में सीधे सीधे पूछा जाता है। मुंबई पुणे का नाम आए तो दिमाग में ऑटोमोबाइल और आईटी आना चाहिए। हुगली क्षेत्र पूरी तरह से जूट मिलों के लिए हावी है, और छोटा नागपुर वो खनिजों और कोयले पर राज करता है। इस तरह जोड़ियां बनाकर याद रखेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। अब रुख करते हैं हमारे चौथे और सबसे टर्निंग पॉइंट वाले टॉपिक की तरफ, 1991 की नई औद्योगिक नीति। आइए देखते हैं कि ये पूरी टाइमलाइन कैसे तैयार हुई। 1948 से शुरू होकर भारतीय अर्थव्यवस्था दशकों तक भारी राज्य नियंत्रण और एकाधिकार से गुजरी। धीरे धीरे हम उस क्रिटिकल मोड़ तक पहुंचे जब 1991 में एक एकदम नई और क्रांतिकारी औद्योगिक नीति लागू की गई। इन दोनों युगों के बीच का अंतर सच में बहुत बड़ा और स्पष्ट है। 1991 से पहले का युग लाइसेंस राज, कोटा और बहुत ज्यादा अक्षमता के बोझ तले दबा था, जहां इंटरनेशनल कंपटीशन ना के बराबर था। लेकिन 1991 के बाद उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण ने परिदृश्य को पूरी तरह से खोल दिया और भारत को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार किया। ये कुछ ऐसे स्पेसिफिक डेटा पॉइंट्स हैं जो आपको बिल्कुल रटे होने चाहिए। पहला, लाइसेंस राज की समाप्ति, जिसे सिर्फ 6 उद्योगों तक समेट दिया गया। और दूसरा, विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड या FIPB का निर्माण। इन कदमों ने नौकरशाही की बाधाओं को लिटरली तोड़ दिया, नई टेक्नोलॉजी को आने दिया और विदेशी निवेशकों के लिए रास्ते खोल दिए। और अब हम आते हैं आज के आधुनिक युग की रणनीति पर, यानी हमारा 5वां टॉपिक, मेक इन इंडिया अभियान। इसे 1991 के उदारीकरण का ही एक आधुनिक विस्तार माना जा सकता है।
DPIIT की आधिकारिक रिपोर्ट हमें बताती है कि 25 सितंबर 2014 को शुरू की गई इस पहल का असली उद्देश्य क्या था। इसका लक्ष्य बहुत ही महत्वाकांक्षी है, भारत को एक प्रमुख वैश्विक विनिर्माण, डिजाइन और नवाचार हब में बदलना। तो यहाँ जो सबसे क्रूशियल पॉइंट याद रखने वाला है वो है ये संख्या 27। वर्तमान में मेक इन इंडिया 2.0 के तहत ठीक 27 फोकस सेक्टर हैं, और ये कोई छोटे मोटे सेक्टर्स नहीं हैं। इनमें रोबोटिक्स से लेकर फर्नीचर तक सब कुछ शामिल है। इस पूरे अभियान को मुख्य रूप से 3 स्तंभ सपोर्ट करते हैं। पहला, नई सोच, जहां सरकार अब रेगुलेटर से हटकर एक फैसिलिटेटर बन रही है। दूसरा, रक्षा और रेलवे जैसे नए क्षेत्रों को विदेशी निवेश के लिए खोलना। और तीसरा, जो सबसे अहम है, वो है नया बुनियादी ढांचा। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जैसे प्रोजेक्ट्स सच में हमारे भौगोलिक परिदृश्य को बदल कर रख रहे हैं। आपके लिए एक बहुत ही हाई वैल्यू बोनस फैक्ट। क्या आप जानते हैं कि भारत में वर्तमान में 26 नवरत्न कंपनियां हैं? जी हां, ये वो एलीट सरकारी कंपनियां हैं जिन्हें बिना किसी सरकारी परमिशन के 1000 करोड़ रुपए तक का निवेश करने और ग्लोबल लेवल पर टक्कर लेने की पूरी आर्थिक आज़ादी है। तो इन सब बातों को जानने के बाद यह एक बहुत ही उत्तेजक सवाल हमारे सामने लाकर खड़ा करता है। आज भारत की 62% आबादी वर्किंग एज में है, तो क्या हमारा यह विशाल युवा कार्यबल आज की सप्लाई चेन की लिमिटेशंस को पार करके वैश्विक विनिर्माण मंच पर वास्तव में हावी हो पाएगा? क्षेत्रीय भूगोल से लेकर ग्लोबल महत्वाकांक्षा तक के सफर का ये एक्सप्लेनर यहीं समाप्त होता है, लेकिन सोचने के लिए यह सवाल मैं आप पर छोड़ता हूं। इस चर्चा में मेरे साथ शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।